आज की इस खास बातचीत में स्वागत है। हमारे सामने जॉर्डन पीटरसन के विचारों से जुड़े कुछ कह सकते हैं स्रोत हैं। इनमें आत्मसुधार, सच बोलने का साहस, सीखने की इच्छा, संवाद की कला और हाँ, जीवन में एक मकसद ढूंढना जी जैसे अहम मुद्दों पर बात की गई। जी तो हमारा इरादा क्या है? देखिए, इन गहरे विचारों से हम कोशिश करेंगे कि 5 ऐसी मुख्य बातें निकालें जो न सिर्फ सोचने पर मजबूर करें बल्कि मतलब जिंदगी में काम भी आए। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं, जी इनको खोलते हैं जरा। हाँ, तो आज जो स्रोत हमारे पास है वो असल में दर्शन और मनोविज्ञान का एक काफी दिलचस्प संगम है। ये व्यक्तिगत विकास पर, जिम्मेदारी लेने पर और जीवन को एक सार्थक तरीके से कैसे जिया जाए इस पर केंद्रित है। इनमें आप देखेंगे कि खुद का मूल्यांकन करना, पढ़ने के क्या फायदे हैं और साफ साफ स्पष्ट रूप से अपनी बात कहने की ताकत, इन जैसे विषयों पर काफी जोर दिया गया है। तो पहली बात, और शायद सबसे बुनियादी भी, वो ये है कि बदलाव की शुरुआत खुद से करनी है। स्रोत एक बहुत ही कह सकते हैं व्यक्तिगत अभ्यास का जिक्र करते हैं। अपने बिस्तर पर शांति से बैठें और पूरी ईमानदारी से खुद से पूछें, मैं ऐसा कौन सा एक गलत काम कर रहा हूँ जिसे मैं जानता हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ, जिसे मैं ठीक कर सकता हूँ और जिसे मैं वास्तव में ठीक करूँगा। जी, ये सुनने में शायद आसान लगे, पर इसके लिए खुद के साथ बहुत ईमानदार होना पड़ता है, बेरहमी से ईमानदार, जैसा कहा गया है। सही बात है। स्रोत इशारा करते हैं कि अगर जीवन वैसा नहीं है जैसा हम चाहते हैं तो अक्सर कड़वाहट, निराशा, वो सब घर करने लगती है। ये सवाल हमें उन छोटी लेकिन असली समस्याओं की तरफ ले जाता है जिन्हें ठीक करने की ताकत भी हमारे अंदर है और इच्छा भी। हाँ, और ये बात दिलचस्प है कि कैसे ये सवाल हमें बड़ी बड़ी शायद नामुमकिन लगने वाली चीजों से हटाकर उन छोटे ठोस जमीनी स्तर के सुधारों पर ध्यान देने के लिए कहता है जिन्हें हम अभी कर सकते हैं। अच्छा, अक्सर हम सोचते हैं कि बड़े बदलाव लाने होंगे, पर स्रोत बताते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में किए गए ये छोटे छोटे सच्चे सुधार वो अविश्वसनीय रूप से तेज प्रगति ला सकते हैं। ये कोई बड़ी नाटकीय छलांग नहीं है। ये बात तो है। और इसी से जुड़ी एक और बहुत जरूरी बात है कि अपनी तुलना आज किसी और से मत करो, हाँ, बल्कि अपनी तुलना करो कि तुम कल क्या थे और आज क्या हो। ये अपनी तरक्की को देखने का एक ज्यादा सेहतमंद, ज्यादा वास्तविक तरीका है। सही। स्रोत ये भी कहते हैं, और ये मुझे काफी अच्छा लगा, कि कभी भी बेवकूफी भरे सवाल पूछने से झिझकना नहीं चाहिए। हाँ, क्यों? क्योंकि अक्सर दूसरे लोग भी वही जानना चाहते हैं, पर शायद पूछने की हिम्मत नहीं कर पाते। और एक बार आपने पूछ लिया तो कम से कम उस विषय में आप दोबारा कभी बेवकूफ नहीं समझे जाएंगे, आपने सीख लिया। हाँ, ये बात तो है। छोटी शुरुआत और सवाल पूछने की हिम्मत, ये ज्यादा टिकाऊ लगता है। चलिए अब आते हैं दूसरी मुख्य बात पर, ये सच और ईमानदारी के बारे में। जी, स्रोत एक सीधी सी सलाह देते हैं, वो सब कहना छोड़ दो जो तुम सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए कहते हो। मतलब एक तरह से दिखावा बंद करो और कोशिश करो वो कहने की जिसे तुम अंदर से सच मानते हो। इसे एक तरह का एडवेंचर कहा गया है, जीवन का एक रोमांच। और सोचने वाली बात है, अगर आप सच नहीं बोल रहे हैं तो फिर कौन बोल रहा है? वो आप तो नहीं है। बिल्कुल। वो शायद आपके अंदर का वो हिस्सा है जो चालाकी से काम निकालना चाहता है या बस लोगों को खुश रखना चाहता है। स्रोत कहते हैं कि सच्चाई का रास्ता चुनना भले ही शुरू में मुश्किल लगे, वही असली जीवन जीने का तरीका है। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े दायरे में देखें तो स्रोत बताते हैं कि ये जो चालाकी या हेर फेर का रास्ता है, ये आखिरकार आपको कड़वाहट और निराशा की तरफ ही ले जाता है। अच्छा। एक उदाहरण भी दिया गया है उस छात्र का जो सिर्फ प्रोफेसर को खुश करने के लिए लिखता है। हो सकता है उसे अच्छे नंबर मिल जाए, इसलिए छात्र को नहीं मिले, वो मिले उसके झूठे चालाक मुखौटे को। सही बात है। और अगर कोई पूरी जिंदगी इसी तरह जीता है तो वो असल में अपना जीवन जी ही नहीं रहा, वो तो उस चालाकी की भावना का गुलाम बन गया है जिसने उसे काबू कर लिया है। सच बोलना, हाँ, हो सकता है थोड़े समय के लिए मुश्किल हो, शायद टकराव भी हो, लेकिन लंबे समय में इसके नतीजे बेहतर होते हैं। ये एक तरह का विश्वास है, एक आस्था का लेख जैसा कहा गया है। ये मानना कि सच बोलने का अंतिम परिणाम, चाहे वो कुछ भी हो, झूठ या चालाकी के परिणाम से हमेशा बेहतर होगा। ये सच्चाई पर एक दांव लगाने जैसा है। तो ये सिर्फ कोई नैतिक सलाह नहीं बल्कि एक तरह की प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी भी हुई। बिल्कुल। ठीक है, अब तीसरी बात पर आते हैं। यह है ज्ञान हासिल करने और दुनिया को समझने के लिए पढ़ने की ताकत। जी हाँ। स्रोत बताते हैं कि पढ़ने से आप दूसरों के अनुभवों से सीख सकते हैं,
आपको हर गलती खुद करने की जरूरत नहीं है। बिना जिंदगी के थपेड़े खाए, जैसे कहते हैं, आप सीख सकते हैं। इसका एक उदाहरण दिया है कर्नल डेविड हैकवर्थ की किताब अबाउट फेस का। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। उसे पढ़कर युद्ध, लीडरशिप, मुश्किल हालात से कैसे निपटें, इस सब के बारे में वो सबक सीख सकते हैं जो शायद खुद अनुभव करने पर बहुत भारी पड़ते हैं। स्रोत कहते हैं कि किसी चीज को एक बार देखना या पढ़ना भी आपको हमेशा के लिए बदल देता है। जैसे कोई पहेली होती है ना, एक बार हल कर ली तो आप हमेशा जानते हैं कि कैसे हल होती है। सही। पढ़ना आपको बार बार वही गलतियां करने से बचा सकता है। हाँ, और यहाँ एक और बहुत आकर्षक बात यह है कि पढ़ने के जरिए आप अपने साथी, अपने सलाहकार चुन सकते हैं। कैसे? मतलब आप इतिहास के महान विचारकों को चुन सकते हैं। वो लोग जो आपसे पहले जी चुके हैं या बिल्कुल अलग हालातों में रहे हैं, आप उनकी बुद्धि की दुनिया में गोता लगा सकते हैं। उनके जीवन भर की जो सीख है उससे फायदा उठा सकते हैं। उनके विचारों में डूबना कभी कभी आपको हिला सकता है, पर ये अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद होता है, खासकर अगर उनका दिमाग आपसे ज्यादा शक्तिशाली या अनुभवी हो। ये तो कमाल का विचार है। बिल्कुल। स्रोत शेक्सपियर को पढ़ने के अनुभव पर बहुत जोर देते हैं, ये समझने के लिए कि शब्दों में कितनी गहराई हो सकती है। उन्हें परत दर परत खोलना, उनके असल मतलब तक पहुंचना, ये सिर्फ कहानी पढ़ना नहीं है, ये भाषा की ताकत और इंसान की फितरत की गहराइयों को समझना है। अच्छा। इसी तरह का कौशल वो बताते हैं वॉशिंगटन के वकीलों द्वारा लिखे गए जटिल रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जैसे दस्तावेजों को समझने में काम आता है। शब्दों को गहराई से समझना असल में खुद को और दुनिया को समझना है। एक और उदाहरण वो जेफरी ग्रे की किताब द न्यूरोसाइकोलॉजी ऑफ एंजाइटी का देते हैं कि कैसे 6 महीने की केंद्रित पढ़ाई आपको 30 साल के क्लिनिकल अनुभव जितना ज्ञान दे सकती है। पढ़ना वाकई एक असाधारण तोहफा है। वाह, ये विचार कि आप इतिहास के सबसे तेज दिमागों से दोस्ती कर सकते हैं, ये सच में बहुत शक्तिशाली है। चलिए अब चौथी मुख्य बात पर चलते हैं। ये है स्पष्ट रूप से असरदार तरीके से संवाद करने की क्षमता, उसे विकसित करना। जी, कम्युनिकेशन स्किल्स। स्रोत गंभीरता से लिखना सीखने पर बहुत जोर देते हैं, क्योंकि लिखना, वो कहते हैं, असल में औपचारिक सोच है, फॉर्मलाइज थिंकिंग। लिखना मतलब सोचना। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ अपने विचारों को कागज पर उतारना नहीं है, बल्कि लिखते लिखते ही आप अपने विचारों को आकार देते हैं, उन्हें साफ करते हैं, मजबूत बनाते हैं। सही। इसकी एक प्रक्रिया भी बताई गई है। कोई ऐसी समस्या या विषय चुनो जिसमें तुम्हारी सच्ची दिलचस्पी हो, उसके बारे में पढ़ो, जानकारी को छांटो, उसका सार निकालो। अगर कोई विरोधाभास दिखे तो उन्हें समझने और हल करने की कोशिश करो, और फिर बहुत ध्यान से शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों, पैराग्राफों को एक तर्क संगत, सुंदर तरीके से जमा। स्रोत कहते हैं कि इस प्रक्रिया में तुम सिर्फ लिख नहीं रहे हो, तुम अपने व्यक्तित्व को एकीकृत कर रहे हो, अपने सोचने के औजारों को तेज कर रहे हो। और यहाँ से एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मतलब अच्छा लिखना, साफ बोलना, इसका क्या फायदा? हाँ, क्या फायदा? स्रोत बताते हैं कि स्पष्टता से अपनी बात कह पाना, जिसे वो आर्टिकुलेशन कहते हैं, वो योग्यता का और खतरनाक होने का। खतरनाक? हाँ, खतरनाक मतलब सक्षम, प्रभावशाली होने का सबसे असाधारण रूप है। देखिए, शारीरिक ताकत की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन सोचने और संवाद करने की क्षमता आपको लड़ाइयों और अवसरों का कहीं ज्यादा बड़ा मैदान देती है। ये आपको आत्मविश्वास देता है, अधिकार देता है। मौखिक योग्यता आपको प्रभावी बनाती है, आपको उन लड़ाइयों को जीतने में मदद करती है जो आप लड़ना चाहते हैं, उम्मीद है अच्छी चीजों के लिए। हाँ। और सही मायने में आपको अजेय बना सकती है, अनस्टॉपेबल। इसे मानविकी यानी ह्यूमैनिटीज शिक्षा का मूल उद्देश्य बताया गया है। अस्पष्ट और बेकार होने के बजाय सक्षम और प्रभावशाली बनना। तो ये सिर्फ भाषा का खेल नहीं है? बिल्कुल नहीं। सफल लोग अक्सर अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करने में, रणनीति बनाने में, बातचीत करने में और लोगों को एक नजरिए के साथ प्रेरित करने में अविश्वसनीय रूप से माहिर होते हैं। इसलिए अपने शब्दों पर महारत हासिल करना बहुत जरूरी है। तो मतलब शब्द सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि दुनिया को आकार देने वाले औजार भी हैं। बिल्कुल सही। ये हमें पांचवी और आखिरी मुख्य बात पर लाता है, सार्थक लक्ष्यों और संघर्ष को अपनाने की जरूरत। जी। स्रोत तर्क देते हैं कि जीवन में एक लक्ष्य, एक आकांक्षा होनी ही चाहिए, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही है, हम बस खाली नहीं बैठ सकते। और जिम्मेदारी लेना खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समुदाय के लिए, यही वो चीजें जो जीवन को दिशा देती है, अर्थ देती है।
और यहाँ एक बहुत दिलचस्प विचार सामने आता है कि हम इंसान पहाड़ चढ़ने के लिए बने हैं, बिल्ड टू वॉक अप हिल। हाँ, ये विचार काफी गहरा है। ऐसा लगता है कि हमारी बनावट ही ऐसी है कि हमें चुनौती चाहिए। जब हम एक चोटी पर पहुंचते हैं तो नज़ारे का मजा लेते हैं, पर जल्द ही हमारी नजरें दूर किसी और ऊंची पहाड़ी को तलाशने लगती हैं। हाँ बिल्कुल, और अगर हम इसे भावनाओं से जोड़कर देखें तो स्रोत बताते हैं कि लगभग सारी सकारात्मक भावनाएं, खासकर वो जो उत्साह और जोश वाली होती हैं, हाँ, वो किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ने से ही पैदा होती हैं। आप मंजिल पर पहुंचकर शायद उतनी खुशी महसूस नहीं करते जितनी उस मंजिल की तरफ बढ़ते हुए करते हैं। अच्छा, ये तो उल्टी बात लगती है ना? विरोधाभासी है, पर सोचिए, आप एक ऐसा लक्ष्य चाहते हैं जिसे आप शायद कभी पूरी तरह हासिल ना कर सकें, जैसे कोई महान गुण या कोई आदर्श, ताकि आप हमेशा उसकी तरफ बढ़ते रहने की प्रक्रिया में रह सकें। और समझने वाली बात यह है कि ये सिसिफस की तरह बेकार में पत्थर धकेलना नहीं है, क्योंकि उस लक्ष्य का पीछा करते हुए आप खुद को गढ़ते हैं, आप बेहतर बनते हैं, आपका जीवन सार्थक होता है। अच्छा, इसकी तुलना की गई है समुद्र तट पर लेटकर माई ताई पीने वाले लक्ष्यहीन जीवन से। सुनने में शायद बहुत अच्छा लगे, हाँ, किसे पसंद नहीं आएगा? पर वो कहते हैं कि ये बहुत जल्दी उबाऊ और निराशाजनक हो जाएगा। स्वेच्छा से जिम्मेदारी का बोझ उठाना और चुनौतियों का सामना करना ही विकास की ओर ले जाता है। हल करने लायक सार्थक समस्याएं ढूंढना जीवन की कड़वाहट का सबसे अच्छा इलाज है। एंटीडोट टू बिटरनेस। और अनुशासन? हाँ, अनुशासन वो उस आजादी की कीमत है जो सार्थक लक्ष्यों का पीछा करने से मिलती है। पहले अनुशासन आता है, फिर सच्ची स्वतंत्रता। वाह। तो अगर संक्षेप में कहें तो आज की इस बातचीत से निकले 5 मुख्य सबक या बातें ये हैं। पहला, खुद को सुधारने की जिम्मेदारी लेना। शुरुआत उस एक छोटी गलती से करना जिसे आप अभी सुधार सकते हैं, और अपनी तुलना कल के खुद से करना। जी। दूसरा, सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता चुनना, दिखावे और चालाकी से बचना। बिल्कुल। तीसरा, ज्ञान और गहरी समझ हासिल करने के लिए पढ़ना, दूसरों के अनुभवों और बुद्धि से सीखना। चौथा, स्पष्ट और प्रभावी ढंग से संवाद करना सीखना, क्योंकि यही सोचने का औपचारिक तरीका है और आपको सक्षम बनाता है। सही। और पांचवा, सार्थक लक्ष्यों और उनसे जुड़े संघर्ष को गले लगाना, क्योंकि जीवन का अर्थ और सकारात्मक भावनाएं इसी यात्रा से मिलती हैं, न कि सिर्फ मंजिल से। बहुत अच्छे से सार निकाला आपने। और जाते जाते एक विचार शायद छोड़ना चाहूंगी जिस पर सोचा जा सकता है, ये भी इन्हीं स्रोतों की गहराई से आता है। जरूर। क्या ऐसा हो सकता है कि जीवन के वो पहलू जिन्हें हम मामूली या तुच्छ समझते हैं, हमारी रोज की दिनचर्या, हमारी अभी की परिस्थितियां, वो असल में तुच्छ न हो, बल्कि उनके प्रति हमारा जो नजरिया है वो तुच्छ हो? मतलब स्रोत उन चीजों पर ध्यान देने का सुझाव देते हैं जिन्हें हम हर दिन दोहराते हैं, क्योंकि वही तो हमारे जीवन का बड़ा हिस्सा बनती है ना। हाँ, ये तो है। अगर कोई व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की साधारण चीजों में भी सुधार का अवसर देखने का चुनाव करे, तो क्या मुश्किल से मुश्किल हालात में भी बेहतरी की अपार संभावनाएं नहीं छिपी हो सकती? शायद असली मौका बाहरी परिस्थितियों को बदलने में उतना नहीं जितना अपने नजरिए को, अपने रवैये को बदलने में है। वाकई ये सोचने वाली बात है कि शायद हमारी स्थिति उतनी तुच्छ नहीं जितना हमारा उसके प्रति रवैया है। जी। इन विचारों में बहुत गहराई है और यकीनन सोचने के लिए काफी कुछ है। आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं।